अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियां में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी इंतहाई खौफनाक कहानी है, लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी का आगाज करूँ, आपसे मेरी दरखास्त है कि मेरे चैनल सच्ची कहानियां को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी कहानी का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। कृष्ण नगर अपने नाम की तरह बहुत ही खूबसूरत गाँव था। मैं यहाँ शादी पर आया था और बहुत मजे कर रहा था। अपने कजन नादिर से मेरी काफी हद तक दोस्ती भी थी। मैं शादी में एक बात नोट कर रहा था कि एक लड़की बार बार मेरी तरफ देख रही है। वैसे ये मेरे लिए नई बात नहीं थी। मैं काफी हैंडसम और वजी था और शहर में हर लड़की मेरी तरफ ही देखती थी, लेकिन इस लड़की की नजरों में मुझे कुछ नजर आता था। मुझे ऐसे महसूस होने लगा जैसे वो मुझसे प्यार कर बैठी है। और बारात वाले दिन उस हसीना ने मुझे एक खत दिया। मुझसे भी सब्र ना हो सका और छत पर जाकर वो खत खोला। एक गजल तहरीर थी। इसमें लिखा था, कुछ पूछ कर तो देखो जाने वफा, हमसे अपनी यादों का आलम सारी सारी रात, सितारों से तेरा जिक्र किया करते हैं, तेरी सोचों में शायद हमारा गुमान ना हो, और हम हैं कि अपनी हर सांस की इब्तदा तेरे नाम से किया करते हैं, फकत आपकी दीवानी नाइला। गजल क्या थी? खुलम खुला इजहार मोहब्बत था, लेकिन मैंने कोई खास तवज्जो न दी क्योंकि मैं इस तरह की बातों और इस तरह के खतूत का आदी था। इस वक्त मेरे लिए प्यार, मोहब्बत, इश्क सब बकवास था और था तो सिर्फ फ्लर्ट। मैं जानता था कि इस वक्त प्यार क्या है, कितना खूबसूरत और लतीफ जज्बा है, लेकिन मुझे फिर भी इस पर यकीन नहीं था। सो मैंने गजल का वो सफा फाड़ कर फेंक दिया। फिर बारात आने वाली थी। खाला ने मुझसे कहा, छत पर फूलों की पत्तियों के टोकरे पड़े हैं, वो उठा ला। और सीढ़ियों पर से जा रहा था कि मुझे सामने से नायला आती हुई दिखाई दी। उसकी नीली आंखें आंसुओं से लबालब भरी हुई थी और उसके रेशमी नाजुक हाथों में उस कागज के टुकड़े थे। बिलाशुबा उसके रोने की वजह मैं ही था, लेकिन मैं उसको चुप करवा कर या उससे हमदर्दी जताकर अपने लिए उसके जज्बों को मजीद बढ़ावा नहीं दे सकता था। इसीलिए मैं तेजी से उसके पास से गुजर गया। अभी मैंने आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि उसकी आवाज सुनाई दी, शहरयार, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने आपसे मोहब्बत की थी और आपने मेरी मोहब्बत को इस तरह से पामाल कर दिया। आखिर किस चीज की कमी है मुझ में? मेरी सहेलियां तो मुझे कहती हैं कि नायला तुम बहुत ही खूबसूरत हो, और शहरयार जी आपने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। देखो नायला, ये सिर्फ तुम्हारा वक्ती जज्बा है। और शहरयार, शहरयार किधर रह गए हो यार? जल्दी करो, जल्दी से फूल लेकर आओ। और मैं छत से टोकरा लेकर चला गया। वापस आए तो वो हसीना वहां नहीं थी। मेरे दिल में एक हुक सी उठी, लेकिन ये मोहब्बत या हमदर्दी क्या थी मैं समझ नहीं पाया। खैर बारात आ गई और दुल्हन को लेकर चली गई। रात को जब मैं थका हारा उस कमरे में आकर सोया तो खाला ने स्पेशल मेरे लिए जूस बनाया हुआ था। वो मैंने पिया और मुझे बड़ा सुकून मिला। अभी मैं जूस पीकर आराम करने के लिए लेटा ही था कि मेरा दूसरा कजन सलीम वहां पर पहुंच गया और उसके हाथ में नायला का दिया हुआ खत था। और मैं नहीं चाहता था कि वो ये खत पढ़े क्योंकि वो इंतहाई शरारती लड़का था, और अगर वो ये खत पढ़ लेता तो नायला के पूरे खानदान में बदनामी हो जाती। भले ही मैं उससे मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन फिर भी मैं उसकी बदनामी नहीं चाहता था। मैंने कहा, सलीम यह खत मुझे दे दो। सलीम हैरत से बोला, भैया आप इतने गुस्से में क्यों हैं? बकवास मत करो और ये खत मुझे दे दो। मैं दहाड़ा। सलीम ने कागज तो मुझे दे दिया, लेकिन मेरी आवाज से 3-4 औरतें जो इधर उधर थीं फौरन आ गईं। उन औरतों में 2 को तो मैं जानता भी नहीं था, लेकिन इनमें एक नायला और एक खाला जान थी। क्या हुआ शहरयार बेटा? खाला जान ने मुझसे पूछा। कुछ नहीं खाला, मैंने मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजा ली। अच्छा बेटा तुम इनसे मिले? ये है मेरी चचाजाद कजन की बेटियां। एक का नाम ताहरा है और ये नायला है। मैंने उनको सलाम किया और उसके बाद उनकी वालदा भी वहां पर आ गई, जिनका नाम हसीबा था। उन्होंने मेरे माथे पर बोसा दिया और मुझे बहुत सारी दुआएं दी, जबकि नायला से मुझे हाथ मिलाना पड़ा। थोड़ी ही देर बातों के बाद सब लोग वहां से चले गए। सलीम, आई एम सॉरी। इट्स ओके भाई, सलीम ने कहा और चला गया। मैंने कागज खोल कर देखा, उस पर लिखा था कि आपने मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर अच्छा नहीं किया।
میں کیا کہتا، خاموش ہو گیا اور اس کے بعد وہ کاغذ اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا۔ یہ گرمیوں کا موسم تھا، چاندنی راتیں تھیں، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ میں چھت پر آ گیا۔ چھت کی دیواریں بہت چھوٹی تھیں، اسی لیے سامنے کا منظر نظر آ رہا تھا۔ سامنے کھیت میں سرسوں کے پھول لہلہا رہے تھے اور چاندنی کے سمندر میں نہائے ہوئے تھے۔ واہ میرے مولا، تو نے کیسے کیسے نظارے تخلیق کیے ہیں۔ میں سامنے کا خوبصورت منظر دیکھتے دیکھتے جیسے ہی پلٹا تو میری ٹکر کسی انجانے وجود سے ہو گئی اور میں گرنے ہی والا تھا کہ کسی نادیدہ وجود نے مجھے پکڑ لیا۔ میں معذرت چاہتا ہوں نوجوان، اس انجان شخص نے کہا۔ میں بہت ڈر محسوس کر رہا تھا۔ تم کون ہو اور مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ میں نے پوچھا۔ اچھا، چھت پر کوئی آ رہا ہے، میں تم سے بعد میں ملوں گا۔ اور آواز آنا بند ہو گئی۔ میں نظریں سیڑھیوں پر جمائے ہوئے تھوڑی دیر پہلے جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا اس نے میرے ڈھیلے ڈھالے اعصاب کو بوجھل کر دیا۔ چھت پر نائلہ آئی تھی، سرخ ہوئی آنکھیں اور مترنم سا چہرہ اور الجھے ہوئے بال اس کی حالت اظہار گواہی دے رہی تھی۔ میرے دل میں درد کی ایک لہر سی اٹھی۔ میں ایک ہنستی ہوئی لڑکی کے دکھ کی وجہ بن گیا تھا۔ کالج میں کئی لڑکیاں مجھ پر فدا تھیں مگر کسی کا بھی یہ حال نہ تھا۔ نائلہ کا عشق واقعی سچا تھا، اس بات کا ادراک مجھے اب ہو چکا تھا، مگر میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، اور ہمدردی کی وجہ سے تو میں کسی لڑکی کو اپنا نہیں سکتا تھا، اور یوں میں اس کی زندگی برباد بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر کل کو مجھے کسی اور سے محبت ہو جاتی تو پھر میں نائلہ کو کیا جواب دیتا؟ اس لیے میں نے نائلہ کو کوئی رسپانس نہیں دیا کہ کہیں وہ مستقبل کے سہانے سپنے اپنی آنکھوں میں سجانے نہ لگ جائے۔ یہ لڑکیاں نا اسی طرح کی ہوتی ہیں، ان سے اگر کوئی ہنس کر بات کر لے تو ان کو لگتا ہے کہ اس شخص کو ان سے محبت ہو گئی ہے، جبکہ کئی لوگ ان کی اسی معصومیت کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ نائلہ آپ چھت پر کیوں آئی ہیں؟ میں نے کہا۔ عشق کر کے راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اسی لیے اوپر آ گئی، اس نے جواب دیا۔ سوری فار دیٹ نائلہ، بٹ یہ صرف تمہارا وقتی جذبہ ہے، جلد ہی تم مجھے بھول جاؤ گی۔ میں آپ سے تم پر آ گیا۔ نہیں شہریار، یہ وقتی جذبہ نہیں ہے، یہ تو پیار ہے، اور پیار کبھی مرتا نہیں ہے۔ میرے زندہ رہنے کے لیے کیا جواز بچا ہے؟ شہریار، میں مر جانا چاہتی ہوں۔ نائلہ کی باتوں کی طرح اس کے لہجے میں بھی ملال تھا۔ ایسا مت کہو نائلہ، زندگی ایک انسان پر آ کر ختم نہیں ہو جاتی، میں نے کہا اور نیچے اتر کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے دل میں تو کوئی نہ تھا، لیکن پھر میں نائلہ کو ریجیکٹ کر کے کیوں اس بیچاری کو تکلیف دے رہا تھا؟ میرا دل میرے بس میں نہیں تھا، اور نہ جانے کیوں میں چاہ کر بھی نائلہ سے محبت کر نہیں پا رہا تھا، کیونکہ میں آئیڈیل اور میرے سپنوں کی رانی ابھی میری لائف میں آئی ہی نہیں تھی، اور میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ نائلہ سے اپنے رویے کی معافی مانگوں گا اور بھول جاؤں گا۔ پھر میرے دل نے کہا کہ اگر میں اسے جھوٹ ہی بول دوں کہ میں بھی تم سے پیار کرنے لگا ہوں تو شاید اس طرح اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگے۔ یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی، بس یہ پختہ ارادہ کر کے میں سو گیا کہ چلو کسی اور کو خوشی تو دی جا سکتی ہے۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ خوشی میں اسے تھوڑی دیر کے لیے دوں گا یا شاید اس سے شادی ہی کر لوں، کیونکہ میرا دل تو واقعی خالی تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو 8:30 بج رہے تھے۔ میں نے جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر خود کو فریش کیا اور باہر آ گیا۔ خالہ جان نے مجھے ناشتہ دیا اور میں ناشتہ کرنے کے بعد قریبی جنگل میں آ گیا۔ یہ بہت ہی گھنا اور بڑا جنگل تھا، اور یہاں پر ہرن، شیر، گلہریاں بڑی تعداد میں پائی جاتی تھیں، لیکن میں یہاں پر شکار کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، میں یہاں صرف سیر کرنے کے لیے آیا تھا۔ ابھی میں جنگل کے وسط میں پہنچا تھا کہ آواز سنائی دی، شہریار مجھے بھول گئے ہو؟ آواز سن کر مجھے رات والا پراسرار واقعہ یاد آ گیا۔ کون ہو تم اور مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں ایک جنزادہ ہوں، کل ہماری ٹکر چھت پر ہوئی تھی نا، غلطی میری تھی، اسی لیے میں تم سے معذرت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک آواز آئی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن تم پہلے سامنے تو آ جاؤ۔ میں نے کہا۔ نہ جانے کیوں مجھے اب ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک حسین و جمیل شہزادہ لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے فیروزی کلر کی پوشاک نما ڈریس پہن رکھی تھی، اس کے سر پر تاج تھا جس میں یاقوت، فیروزہ اور ہیرے بہت مہارت سے جڑے گئے تھے۔ اس کا جسم توانا اور بازو کافی خوبصورت، اس کے گورے رنگ پر ہلکی ہلکی داڑھی اور مونچھ بہت ہی بھلی لگ رہی تھی۔ 6.5 فٹ اور چوڑے سینے کے ساتھ وہ کوئی پہاڑ لگ رہا تھا۔ بلا شبہ یہ کئی عورتوں کا آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ بولنے کی ابتدا اس نے کی۔ میرا نام حشام ہے اور مقام جنات سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن ہم شرپسند جنات نہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تو تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
न जाने क्यों मुझे डर महसूस हो भी नहीं रहा था। कल रात को तुम छत पर क्या कर रहे थे? जब मैंने सुन रखा है कि अमपसंद जिन्नात इंसानों की बस्तियों में तो जाते ही नहीं। तुमने दुरुस्त सुन रखा है मेरे दोस्त, हशाम बोला। दरअसल हमारे कबीले का जो सरदार है वो बहुत ही ज्यादा नेक इंसान है और मैं चांदनी रातों में एक रात को बस्ती में आता हूँ और मैं कल आया था। अब बात क्लियर हो चुकी थी, लेकिन न जाने क्यों मैं नहीं चाहता कि हशाम यहाँ से जाए, लेकिन वो चला गया और भला जाने वाले को कौन रोक सकता है। हशाम भी चला गया और मैं अफसरदा सुरदा घर के वापसी के लिए रवां दवां हो गया। 3 दिन गुजर चुके थे और मैं नायला से झूठा इजहार मोहब्बत भी कर चुका था। नायला बहुत खुश थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि मैंने उससे झूठ कहा है। उसकी मुस्कुराहट इतनी दिलनशी थी कि कोई भी उसे देखे इस वक्त तो उसका दीवाना हो सकता था। मतलब मेरे दिल पर उसके लिए प्यार नहीं था, लेकिन इंसानियत तो थी, और ये इंसानियत का तकाजा है कि बंदे को अगले इंसान की खुशी के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मेरी कहानी सुनकर कि क्या किसी की खुशी के लिए उससे झूठा इज़हार मोहब्बत करना ठीक है, या उसे एक ही दफा सच बताकर इस अजाब से निकाल दिया जाए। मैं 2 माह के लिए गांव में था, क्योंकि गर्मियों का मौसम था और कॉलेज से छुट्टियां थी। मैं इस वक्त गांव की गलियों में किसी बंजारे की तरह घूम रहा था और मेरी सोचों की गाड़ी फुल स्पीड में भाग रही थी। मेरी सोचों का महवर हशाम था। न जाने क्यों हमेशा उसे अपने आसपास रखने का दिल चाह रहा था। और उसी वक्त किसी से मेरी टक्कर हुई। मैं गिर तो गया, मगर मुझे इतनी चोट नहीं आई थी। मैंने मुकाबिल को देखा तो देखने में तो मुझे कोई पागल फकीर लगा। उसने शोक सब्ज रंग का चोगा सा पहन रखा था, जिसमें जगह जगह टाकियां और छेद लगे हुए थे। उसके गले में मोतियों की मालाएं पड़ी हुई थी और साथ ही एक मोती से डोरी पड़ी हुई थी, जिसके साथ उसने धागे को मुंसलिक किया हुआ था और उस धागे से एक कटोरा बांधा हुआ था। क्यों रे बालक, तुम्हें वो जिनजादा हशाम याद आ रहा है? उस बुड्ढे ने कहा तो मुझे हैरत हुई। हाँ बाबा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? बुड्ढा अपनी मनहूस आवाज में बोला। क्यों रे, मेरा नाम देव सिंह है और ये सारा जीवन शक्तियां हासिल करते करते बिता दिया मैंने। तू हशाम को अपना कैदी बनाना चाहता है? हाँ बाबा, मैं उस जिनजादे को अपना कैदी बनाना चाहता हूँ, मैंने फौरन से कहा। हाँ तो कल अमावस की रात है, तुझे एक चिल्ला काटना होगा 2 घंटे का। क्या चिल्ला? मैं हकलाते हुए खौफजदा लहजे में बोला। हाँ, 3 घंटे के लिए किसी 100 साल पुरानी कब्र के पास बैठकर। 100 साल पुरानी कब्र? ये सुनकर तो जैसे मुझ पर लर्जा तारी हो गया। भला ये कैसे मुमकिन है? नहीं बाबा, मैं ये सब नहीं कर सकता। मेरी बात सुनकर वो मनहूस भुट्टा बोला। बालक, शुरू में हर कोई इसी तरह कहता है, लेकिन तुम खुद सोचो कि महज 3 घंटों की मेहनत से तुम उस जिनजादे को तस्खीर कर सकते हो। मैं उस बाबा की बात को सुनकर सोचों के महवर में गुम हो गया। वाकई बाबा बात तो ठीक कर रहा था। मेरे दिल में शैतान आ गया कि अगर मैं उस जिनजात को काबू कर लूंगा तो अपने बहुत सारे काम उससे करवा सकता हूँ, और महज 3 घंटे की ही तो मेहनत है, और 3 घंटे गुजरते तो पता भी नहीं चलेगा। और कब्रिस्तान में कौन सा किसी ने उठकर मुझे पकड़ लेना? अरे वहां तो मुर्दे ही सोते हैं, कुछ नहीं होता। मेरे दिल ने कहा, चल कर लेते हैं चिल्ला भी, क्या फर्क पड़ता है। बारिश बरस रही थी, लेकिन मैं बारिश से लुत्फानंदोज नहीं हो सकता था, क्योंकि आज रात के ये 3 घंटे मेरे लिए बहुत भयानक थे। मैं कब्रिस्तान में आ चुका था और कब्र भी मैंने ढूंढ ली थी। मेरे पास एक छोटा सा बैग भी था। मैंने हिसार बनाया और हिसार में बैठ गया, और इसके बाद मोमबत्तियां सुलगाई और उनको अपने अतराफ में रख लिया, और फिर मैंने अमल पढ़ना शुरू कर दिया। आधा घंटा तो आराम से गुजर गया, फिर एकदम से आंधी आ गई। इतनी जोरों की आंधी कि मुझे ऐसे लगा कि मुझे भी उड़ा कर ले जाएगी, और कब्रों के तख्ते उखड़ने लगे, बिजलियां चमकने लगी। आंधी से ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कहीं दूर बदरूहें बैन कर रही हों। और फिर यकदम सब कुछ थम गया, खामोशी छा गई, गहरी खामोशी। 5 मिनट ऐसे ही गुजर गए, और फिर एक सांप मुझे अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। सब्ज रंग का वो सांप था और अपना फन उठाकर फुनकारता हुआ मेरी तरफ ही आ रहा था। खौफ के बायस मेरी टांगें कपकपा रही थी। फिर सब खत्म हो गया, सांप गायब हो गया, और कई खौफनाक वाकयात के बाद मेरा अमल मुकम्मल हो गया। हशाम मेरे कब्जे में आ चुका था। उसकी हालत देखकर मैं हैरत से उछल पड़ा। सूजी हुई आंखें, बिखरे बाल और गंदी पोशाक। बेसाख्ता मैं उससे पूछ बैठा, हशाम, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई?
हश्याम चिल्ला उठा, तुम्हें इससे क्या? शहरयार, तुमने तो अपनी ख्वाहिश की तकमील कर ली, मुझे अपने काबू में कर लिया, तुम्हें और क्या चाहिए मुझसे? काम निकलवाओ। एक जिनजादे को काबू में करके बहुत खुश हो गए। जानते हो शहरयार, तुम बहुत मुनाफिक इंसान हो। तुमने नायला से प्यार का नाटक रचाया हुआ है। उसके जज्बात को मजरूह करके तुमको क्या मिला? और फिर मैं तो पहले ही बिखर गया हूँ। मेरी जात रेजा रेजा हो चुकी है। शहरयार, मुझे काबू करके तुम्हें क्या मिला? चलो अब तुम्हारी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करेंगे। मेरा ज़मीर मुझे मलामत करने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। हश्याम को मैं क्यों काबू करना चाहता था? हालांकि मेरे पास रब का दिया सब कुछ तो था। मुझे तो किसी भी चीज के लिए किसी से भी मांगना नहीं पड़ता था। हश्याम, मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त आजाद करता हूँ। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ क्या वाकयात रूनुमा हुए हैं और मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। उसके कूचे से गुजरे तो ख्याल आया, एक शख्स यहाँ बसता था, हमको दिल में बसाकर। उसके वालिद मोहतरम शहनशाह जिन्नात यानी अपने मुसलमान कबीले के सरदार के एक देरीना रफीक थे और कबीले के मसाइल को हल करने के लिए पेश पेश रहते थे। और से कबीले के एक ताकतवर जिन की बेटी अलमास को हश्याम से और हश्याम को अलमास से इश्क हो गया। उनका इश्क बहुत ही पाकीज़ा था। अगर हश्याम बहुत वजी और अपने कबीले का खूबरू जिनजादा था तो अलमास भी परियों की रानी थी। इसका नाजुक सा और रेशमी सराफा, खूबसूरत चेहरा और काली घटाओं जैसी नागिन जुल्फें जब उसके चेहरे पर पड़ती तो यूं महसूस होता कि 14वीं के चांद को स्याह बादलों ने घेर लिया हो। उनकी मोहब्बत की खबर उनके वालिदैन को हो गई। हश्याम और अलमास की शादी होने वाली थी और उनके प्यार में कबीले का कोई फर्द रुकावट नहीं पैदा कर सका। और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एक जादूगरनी उनकी लव स्टोरी में विलन की तरह टपक पड़ी। मंदना और नंदना ये दोनों बहनें और मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती थी। इनका बाप एक स्कूल में हेडमास्टर की पोस्ट पर तैनात था और इनकी माँ सरिता एक हाउसवाइफ थी। मंदना शुरू ही से बहुत अच्छी लड़की नहीं रही थी। वो बहुत खौफनाक कहानियों की रसिया भी थी। ऐसी कहानियां जिनमें आसे भूत जिनजादे बदरूहें और राक्षस वगैरह होते हैं, कदीम जमाने के इंसानों वगैरह पर मुश्तमिल। इस तरह की खौफनाक कहानियां जिनमें इंसानों की बलि दी जाती है। वक्त का काम है गुजरना और ये गुजरता जा रहा था। मंदना का दिल ये सोचने लगा कि वो भी इन किरदारों में ढल जाए। और अजीब बात ये थी कि बचपन ही से मंदना को मनफी किरदार ज्यादा अट्रैक्ट करते थे और फिर एक रोज वो भी इन किरदारों में ढल गई। वो बुक शॉप पर गई और सिफली अमलियात वाली एक किताब लेकर आई। उस किताब में जितने भी अमलियात थे, मंदना ने 2 माह के अंदर उन पर अबूर हासिल कर लिया और फिर उन्हीं अमलियात के तवस्सुत से वो मजीद सिफली इल्म सीखती चली गई। वो अब काले इल्म की मालिका बन गई थी। उसने मुख्तलिफ जिन्नाती बस्तियों के दौरे किए और फिर बालाखरास ने एक जिन को अपने लिए मुंतखब कर लिया। मंदना अपने इल्म की बदौलत ये जान गई कि हश्याम अलमास से प्यार करता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मंदना जो चीज चाहती थी वो हासिल करके ही रहती थी। उसने शक्तियां हासिल करने के लिए अपना खानदान भी बलि चढ़ा दिया, लेकिन अब बात शक्तियों की नहीं बल्कि उसके प्यार की थी। और प्यार में बंदा हर हद से गुजर जाता है। वो भी गुजर गई। उसने जिनजादी अलमास को आग की अनदेखी जंजीरों में जकड़ लिया और जब ये बात हश्याम को पता चली तो वो टूट कर बिखर गया और फिर हश्याम के दोस्त शहरयार ने उसे अपना गुलाम बना लिया। हश्याम अपनी दास्तान मेरे गोश गुजार कर चुका था और मैं अब हश्याम को आजाद भी कर चुका था। हश्याम मेरे लब वाह हुए, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरी बात सुनकर हश्याम तकरीबन रो दिया और बोला, शहरयार, तुम सिर्फ मेरे लिए इतना करो कि मेरी अलमास मुझे वापस ला दो। मैं तुम्हें अलमास किस तरह से वापस ला कर दे सकता हूँ? हश्याम ने बेबसी से बोला, मंदिरा ने मुझसे राब्ता किया है और उस मनहूस जादूगरनी ने ये कहा है कि मैं अलमास को उसी सूरत में जिंदा रखूंगी जब तुम मेरे हो जाओगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी जान तमन्ना सिर्फ और सिर्फ अलमास है और उससे बेवफाई का तो मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता। मैंने उम्मीद भरे लहजे में कहा, फिर कोई न कोई हल तो होगा। एक हल है, हश्याम बोला। क्या? मेरे लबों से बेसाख्ता निकला। न जाने क्यों हश्याम को इस हालत में देखकर मेरा दिल तड़प रहा था। शायद मुझे उससे उनसियत सी हो गई थी। हल यह है कि तुम्हें मगरिब की जानिब जाना होगा। वहां एक दरिया है जिसमें सब्ज पानी बहता है। उस सब्ज पानी के अंदर एक लाल रंग का मोती और उस मोती को तुमने हासिल करना होगा और अगर हासिल करके उसको जला देना होगा। फिर
मंदिना मर जाएगी और अलमास मुझे वापस मिल जाएगी, और मैंने हश्याम से वादा कर लिया। खैर, मैंने हामी भर ली थी तो अब मुझे हश्याम की मदद करनी ही थी। मैं बहुत ही मुश्किलें काटता हुआ उस दरिया तक पहुंचा था। मैं सोच रहा था कि अंदर डुबकी लगाऊं, और फिर इस सोच को मैंने अमली जामा पहनाया। खुशकिस्मती से तकरीबन 1 घंटे की शदीद मेहनत के बाद मैंने वो मोती हासिल कर लिया। अब मैंने आग जलाई ही थी तो वहां एक औरत आ गई, अजीब से हुलिये में। वो औरत बहुत ही अजीब लग रही थी। लंबे से चोगे पर भूतों और चुड़ैलों की तस्वीरें बनी हुई थी, गले में मालाएं थी। उसके साथ जंजीरों में बंधी एक जवान साल लड़की थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। मेरी नजरें उस पर टिक सी गई थी। मुझे ऐसे महसूस होने लगा जैसे मैं इससे प्यार कर बैठा हूँ। वो जादूगरनी नुमा औरत बोली, तुझे सौगंध है, इस मोती को मत जलाना। मैं तुझे दुनिया जहां की दौलत दे दूंगी। तू जिसको चाहेगा वो तेरा गुलाम बन जाएगा। मेरी बात मान ले। इन जिन्नात के नरगे से निकल आ। ये किसी का भला नहीं कर सकते। इनको काबू करने वाले इनसे दूसरों का भला करवाते हैं। मैं मुस्कुराया और मैंने मंदिना से कहा, तुम मंदिना ही हो ना? और तुमने ही उस बाबे मनहूस जादूगर को जंगल में मेरे पीछे भेजा था ताकि मैं हश्याम को अपना गुलाम बनाकर नफसानी ख्वाहिशात के लिए उसको भटकाता फिरूं, और तुम आराम से उसकी अलमास को यहाँ कैद रखो और कुछ अरसे के बाद मुझे मारकर तुम हश्याम की बीवी बन सको। ये तुम्हारी भूल है। हश्याम एक जिनजात होते हुए भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और मैं हर सूरत में उसकी मदद करूंगा। और तुम मुझे लालच मत दो। मैं कभी इन लालची चीजों के पीछे नहीं भागा। तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। मंदिना चिल्लाने लगी कि इस मोती को आग में मत फेंकना, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और आग जलाकर उस मोती को उस आग में फेंक दिया, और वो एकदम काला धुआं बनकर गायब हो गई। जो साथ में लड़की थी वो यकीनन अलमास ही थी। हश्याम वहां आ गया और मेरा शुक्रिया अदा करने लगा। वो बोलता जा रहा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहूँ। अपने दोस्त के प्यार को बचाया था और अब उसके प्यार पर ही मर मिटा था। उफ, अब मुझे समझ आया कि प्यार क्या होता है। जब प्यार होता है तो दिल पर हल्का हल्का सा दर्द होता है, लेकिन ये दर्द नागवार नहीं लगता बल्कि सुरूर देता है। अब मैं हश्याम को क्या बताता कि वाकई में उसकी अलमास इतनी खूबसूरत और मेरी आइडियल है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि मैं अलमास के साथ शादी तो नहीं कर सकता था, क्योंकि वो एक नारी मखलूक थी और मैं मिट्टी से बना एक आदमजाद। हश्याम, तुम अलमास को अपने साथ लेकर फौरन से अपनी दुनिया में चले जाओ। मैं स्पॉट से लहजे में बोला। क्यों शहरयार, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। हश्याम, मैंने जो तुम्हारी मदद की है, इस मदद के वास्ते तुम चले जाओ और लौट कर कभी मत आना प्लीज। 4 साल गुजर चुके हैं। मैंने नायला से शादी कर ली है और अब मेरा एक बेटा है। मैं बहुत ही खुशगवार जिंदगी बसर कर रहा हूँ। हश्याम 4 साल में कभी मुझसे मिलने के लिए नहीं आया, लेकिन मेरे दिल में एक ला हासिल सी तमन्ना है, अलमास को पाने की तमन्ना। लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हश्याम और अलमास एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए मैंने 4 साल से कोई कोशिश नहीं की और नायला के साथ खुश रहने में कामयाब हो रहा हूँ। वो मुझसे पहले की तरह बहुत प्यार करती है, मेरी हर जरूरत का बहुत ख्याल रखती है। वाकई उसके दिल में मेरे लिए सच्ची मोहब्बत थी जो मैं 4 साल से देख रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल के किसी खाने में शायद अलमास बसती है। मैंने जो एक नजर उसका दीदार किया, शायद उसी वक्त मेरे दिल में हथियार डाल दिए थे, और शायद इसी को प्यार कहते हैं जो आपको एकदम से हो जाता है और फिर सारी जिंदगी वो शख्स आपकी सोचों में हायल रहता है। अगर वो आपका हो जाए तो ठीक, वरना सारी जिंदगी एक मीठी सी कसक आपके दिल में रहती। आप तन्हाइयों में भी बैठे तो आपको उसका चेहरा नजर आता है, और यही मेरे साथ भी है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपना तमाम वक्त पूरे दिल से नायला को दूं, और देता भी हूँ, लेकिन फिर भी मेरी तन्हाइयों के साथ ही आज भी वही अलमास। और शुक्र है कि हश्याम दोबारा कभी मेरी जिंदगी में वापस नहीं आया, क्योंकि शायद अगर वो आ जाता तो मुझे डर था कि उसको मेरे दिल की हालत मालूम हो जाती, और मैं अपने दोस्त को अपने दिल की हालत बताना नहीं चाहता। इसी में हम सब की भलाई है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, और मेरे चैनल सच्ची कहानियां को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो इसे शेयर कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी कहानियों का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे।
شکریہ.